इग्नू IQ हिंदी आपका अपना इंस्टीट्यूट इग्नू के सभी कोर्सेज की पढ़ाई के लिए अभी सब्सक्राइब करें। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट सूरज कुमार और आप देख रहे हैं इग्नू IQ हिंदी यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं BHIC 101 जिसका शीर्षक है भारत का इतिहास भाग 1। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें, किसी भी सब्जेक्ट का या कोर्स का आपको हैंड रिटन असाइनमेंट या PDF असाइनमेंट बनानी हो या फिर किसी भी सब्जेक्ट का गेस्ट पेपर चाहिए, क्वेश्चन बैंक चाहिए या प्रैक्टिस सेट चाहिए या फिर किसी भी सब्जेक्ट का या कोर्स का आपको जूम क्लास ज्वाइन करना हो, जूम क्लास के साथ जो है सारे स्टडी मटेरियल्स आपको फ्री में मिल जाते हैं, या फिर आपको सिनॉप्सिस या प्रोजेक्ट बनवानी हो तो दिए गए नंबर पर फोन करके या व्हाट्सएप पर हमें मैसेज करके प्रोडक्ट के सारे डिटेल्स आप ले सकते हैं और हैंड रिटन असाइनमेंट, क्वेश्चन बैंक, प्रैक्टिस सेट, जूम क्लास एंड प्रोजेक्ट आप प्राप्त कर सकते हैं। अब ये इंपॉर्टेंट पड़ाव जो है आपका यहां से शुरू हो जाता है। यहीं से प्राचीन भारतीय इतिहास के अध्ययन के स्रोत, यानी जो प्राचीन भारत का हम स्टडी करते हैं, पढ़ते हैं या पढ़ रहे हैं, इसके स्रोत क्या है, कहां से मालूम पड़ता है आपको इन ऐतिहासिक चीज़ों के बारे में, इन इतिहास के बारे में, है ना। तो चलिए पढ़ते हैं। स्रोत इतिहास लेखन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, क्योंकि बिना सोर्स के, बिना स्रोत के, बिना प्रमाण के आप इतिहास कैसे लिखेंगे। इनके आधार पर हम अपने अतीत का पुनः निर्माण करते हैं और आपके चैप्टर का नाम ही है पुनर्निर्माण। अतीत का कोई भी अवशेष स्रोत के उद्देश्य की पूर्ति कर सकता है और प्राचीन भारत के इतिहास के पुनः निर्माण के लिए हमारे पास विभिन्न स्रोत हैं। मोटे तौर पर उन्हें 3 मुख्य श्रेणियों में वर्गीकृत किया जा सकता है। पहला है साहित्यिक, दूसरा है पुरातात्विक और तीसरा है विदेशी वृत्तांत। इसको एक्सप्लेन करते हैं। साहित्यिक का जो अर्थ होता है, यानी हमें साहित्य से मिलता है, कहीं पर कुछ लिखा हुआ मिल गया, दीवारों पर कुछ लिखी हुई मिल गई, जैसे अशोक कालीन, बौद्ध के समय। तो अशोक के काल के समय में बहुत सारी चीज़ें शिलालेख के रूप में मिलती है, साहित्यिक हो गया। पुरातात्विक, हमने ज़मीन की खुदाई की, हमें कुछ साक्ष्य मिल गए, हमें किसी का कंकाल मिल गया, हमें मिट्टी के बर्तन मिल गए, मृत भांड मिल गए, ठीक है, सिक्के मिल गए। और विदेशी वृत्तांत, यानी कोई विदेशी आए उस काल के, उन्होंने किताब लिख दी कि उस काल में ऐसा ऐसा था। हुएनसांग भारत आए, भारत के बारे में लिखा। अल बरूनी भारत आए, भारत के इसमें लिखा। मैगस्थनीज भारत के बारे में लिखा। चलिए साहित्यिक स्रोतों के अंतर्गत क्या क्या आता है? जो लिखा हुआ है, जो लिखा हुआ है। तो क्या लिखा हुआ है? वैदिक काल के बारे में मालूम चलता कहाँ से? वेदों से, उपनिषदों से, काव्यों से, पुराण, संगम, है ना। बौद्ध के बारे में त्रिपिटक, सुत्त पिटक, अभिधम पिटक से मिलता है। जैन साहित्य, जैन के बारे में जानकारी जैन के साहित्यों से मिलता है। महाकाव्य है, पुराण है, वेद है, कविता है, नाटक है, इससे हमें मालूम चलता है। पुरातत्व के अंतर्गत हम पुरातात्विक अन्वेषणों यानी खोजों और उत्खनन, यानी जो जमीन से खुदाई करते हैं, है ना, उसमें उसके परिणाम स्वरूप प्राप्त होने वाले पुरालेखों, मुद्राओं और स्थापत्य पुरातात्विक अवशेषों पर विचार कर सकते हैं। भारतीय इतिहास में लिखित अभिलेखों की प्रधानता है, यानी लिखा हुआ जो है उसको हम लोग ज़्यादा मानते हैं, जैसे वेद पुराण, है ना। हालांकि मंदिर के अवशेष, सिक्के, घर के अवशेष, खंभों के गड्ढे, मिट्टी के बर्तन, कोष्ठागार आदि के रूप में भी पुरावशेष भी साक्ष्यों की एक महत्वपूर्ण श्रेणी का गठन करते हैं। भारतीय इतिहास को 3 काल में हम बांटते हैं: प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत। यह पुरातात्विक साक्ष्य बहुत महत्वपूर्ण है। प्राचीन भारत मीन्स वो भारत जो हजारों साल पहले की थी। मध्यकालीन भारत मतलब जब विदेशी का आक्रमण हमारे भारत में हुआ। और आधुनिक भारत मतलब अंग्रेजों के समय से लेकर अब तक का भारत, है ना। चलिए एक एक चीज़ आपको हम समझा देंगे, इसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। स्रोतों को प्राथमिक और द्वितीयक भागों में बांटते हैं। पृथ्वी से बरामद, यानी जो हमें खुदाई से मिलता है या कहीं पर मिलता है, या मंदिरों से प्राप्त अभिलेख और लिखित दस्तावेजों के रूप में ताल पत्र, यानी ताड़ का पेड़ है, उसके पत्ती पे लिखा हुआ
खंभों, चट्टानों, तांबे की तस्तरियों, मृद भांडों होगा, मांड लिख दिया है, आदि पर जो शिलालेख हैं वे प्राथमिक स्रोत कहलाते हैं। ठीक है। इतिहासकारों द्वारा इसका उपयोग लेखों, किताबों या लिखित इतिहास के किसी भी रूप में लिखने के लिए किया जाता है, जो बाद में शोधकर्ताओं द्वारा उपयोग में लाए जाते हैं। और इसलिए इन्हें क्या कहते हैं, जो लिखा हुआ है द्वितीयक स्रोत, जो मिट्टी से खुदाई से मिलता है, साक्ष्य प्रमाण मिलता है, वो प्राथमिक स्रोत, जो इतिहासकार लिखते हैं वह द्वितीय स्रोत। अब लिखित जो प्राथमिक स्रोत है वो दो तरह का है। ठीक है, क्या है? पांडुलिपि, शिलालेख और प्रकाशित सामग्री। तो देखिए सिंपल समझिए, पांडुलिपि शिलालेख का अर्थ क्या होता है? जो लिखा हुआ हो ना, जो पांडुलिपि में लिखा है, पोथी में लिखा है, कागज में, ठीक है, ताड़पत्र उसमें लिखा है, वो है। जैसे महाभारत के बारे में यहाँ देखिए, महाकाव्य, महाभारत है ना, रामायण वगैरह, ये बहुत पहले से लिखी हुई है। और दूसरा प्रकाशित सामग्री, जिसे प्रकाशित किया गया हो, छापा गया हो, इतिहासकार द्वारा लिखा गया हो, वह है प्रकाशित सामग्री, है ना। देखिए रामायण का, महाभारत का यहाँ पर जो है जिक्र किया गया है, मैंने जो भी बताया है ना। तो ये क्या हो गया? ये पांडुलिपि वगैरह हो गया, जो प्राचीन जो है कहीं पर हमें लिखा हुआ मिल जाता है। अब आगे पढ़ेंगे साहित्यिक स्रोत, साहित्य के बारे में कहाँ कहाँ से मिलता है। अधिकांश प्रारंभिक भारतीय साहित्य धर्म, ब्रह्मांड विज्ञान, जादू टोना, अनुष्ठान, प्रार्थना और पौराणिक कथाओं से भरा हुआ है। भारत का साहित्य जो है, पुरानी कथाएं, भगवान शिव जी ने जो है विश्वान किया था, है कि नहीं, ब्रह्मा की सृष्टि जो है विष्णु के नाभि से हुई थी, इस तरह की चीज़ें कथा भरी हुई है। इसलिए ये कब लिखी गई है, इनका काल निर्धारण जो है वो ना बहुत बड़ी समस्या कर नहीं पाते। ठीक है। उसके बाद फिर क्या, वेद है, उपनिषद है, ब्राह्मण साहित्य है, सूत्र है, पुराण है, दर्शन है, इसमें भी हमें जो है इतिहास के बारे में जानकारियाँ मिल जाती है। अब सबसे पहले साहित्यिक स्रोत में हमें आता है वेद, है ना, इसे कहते हैं वेद। देखिए वेद क्या है? 4 वेद हैं, आप जानते होंगे। चारों वेद का नाम ऋग्वेद, अथर्ववेद, सामवेद, यजुर्वेद, है ना। अलग अलग वेदों में अलग अलग कालखंडों के बारे में जानकारी दी गई है, यहाँ से भी हमें कुछ कुछ मिलता है। वेद का अर्थ क्या है? ज्ञान, यानी नॉलेज। ठीक है। वेद पहले मौखिक था, बाद में उसे लिखित बनाया गया। मौखिक मतलब गुरु ने शिष्य को बोला, उस शिष्य ने और 10 लोगों को बोला, ऐसे ऐसे वो ज्ञान, वेदों का ज्ञान फैला, है ना। अब देखिए अलग अलग जगह पे अलग अलग वेदों का क्या क्या दिया गया, ये जानना आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, बुक में दिया गया है तो पढ़ लीजिएगा। ऋग्वेद में क्या दिया गया है? गीतों का ज्ञान है। अथर्ववेद में जादू, तंत्र, टोना, बलि वगैरह। सामवेद में संगीत, सारे गामा पा। और यजुर्वेद में क्या है? यज्ञ कैसे करे, पूजा कैसे करे, अनुष्ठान कैसे करे, है ना, ये सभी चीज़ें। उसके बाद फिर ब्राह्मण, ये भी एक ग्रंथ है, ये भी एक ग्रंथ है। और फिर उपनिषद तो जानते होंगे, पुराण और उपनिषद, है ना। चलिए ये सब जरूरी नहीं है, ये सब आपके सिलेबस में नहीं है, इसलिए मैं इसको स्किप कर रहा हूँ, है ना। आप चाहे तो खुद से आप इसको जो है वो रीड कर सकते हैं, खुद से आप इसको पढ़ सकते हैं। मनुस्मृति, मनुस्मृति के बारे में भी जानकारी हमें मिलती है। मनुस्मृति, नारद स्मृति, ठीक है, याज्ञवल्क्य, ये भी जो है हमें इसकी जानकारी भी हमें क्या होती है? मिलती है। चलिए उसके बाद कौटिल्य का अर्थशास्त्र। देखिए कौटिल्य यानी चाणक्य, इनका जो था अर्थशास्त्र, इसमें भी उसको पढ़ेंगे तो उस काल की जानकारी मिलेगी हमें। महात्मा गांधी द्वारा लिखा हुआ कोई पुस्तक अगर आप पढ़ते हैं तो आपको उस समय महात्मा गांधी के बारे में दी हुई चीज़ें के बारे में आपको मालूम चलता है ना, है कि नहीं। तो बस वही है। उसी प्रकार जब कौटिल्य के अर्थशास्त्र, कौटिल्य मतलब चाणक्य, तो जब चाणक्य के अर्थशास्त्र के बारे में आप पढ़ते हैं तो क्या होता है? बताइए क्या होता है? उस कालखंड के बारे में जानकारी मिलती है। चाणक्य उस काल के बारे में भी लिखेंगे। उसके बाद आता है महाकाव्य। 2 महाकाव्य है, रामायण और महाभारत। तो अब पता ही है, रामायण पढ़ते हैं तो भगवान श्री राम जी के बारे में, उस काल के बारे में, उस पीरियड, उस दौर के बारे में जानते हैं, अयोध्या के बारे में जानते हैं। महाभारत पढ़ते हैं तो उस कालखंड के बारे में जानते हैं। भगवान श्री कृष्ण के जन्म से लेके उनका जो है वो देहावसान तक उस चीज़ के बारे में जानते हैं। उस काल के प्रदेश, जैसे गांधार जो आज का कंधार है,
है कि नहीं। उसके बारे में जानते हैं कुरुक्षेत्र, इसके बारे में हम लोग जानते हैं। पुराण, पुराण क्या है? पुराण में कहानी है, पुराण में कहानी है, पौराणिक कहानी। अब उस कहानी में सच्चाई कितनी है इसकी तो पता नहीं, लेकिन बस लिखी हुई है तो लोग मानते हैं। 18 पुराण है, उन 18 पुराणों के बारे में जो है हमें उस कालखंडों के बारे में, संस्कृति के बारे में कि उस समय की संस्कृति कैसी थी, सभ्यता कैसे था, लोग कैसे जीवन यापन करते थे, खेती क्या करते थे, पशुपालन कैसा था, इन सभी चीज़ों के बारे में जानकारी मिलती है। समाज का ढांचा कैसा था, समाज की आकृति कैसी थी, इन सब चीज़ों के बारे में जो है हमें जानकारी मिलती है। कहाँ से? पुराणों से, है ना। अब देखिए यहाँ पर बहुत सारे पुराण दिए गए हैं, है कि नहीं। जैसे वायु पुराण, ये वायु पुराण है, ब्रह्मांड पुराण, ब्रह्म पुराण, हरिवंश पुराण, मत्स्य पुराण, विष्णु पुराण में जानकारी मिलती है। तो ऐतिहासिक जो इतिहास लिखते हैं ना, जो इतिहास की पुस्तकें लिखते हैं बड़े बड़े इतिहासकार, तो उनको जो जानकारियां हैं वो यहीं से मिलती है। कुछ यहाँ से ले लिया, कुछ शोध किया, कुछ कहीं से खुदाई में मिल गया, तो फिर दोनों को वो ज्वाइन करते हैं, मिलाते हैं, और मिलाने के बाद फिर वो इतिहास लिखते हैं। क्योंकि पुराणों में भी कहानियां हैं, उन कहानियों में राजाओं के बारे में है। अब राजाओं के बारे में है तो राजपाट के बारे में होगा, राजाएं कैसे जीवन यापन करते थे, राजपाट कैसे संभालते थे, प्रजा के लिए उनकी जिम्मेदारी क्या थी, समाज का जो संरचना था वो कैसा था, समाज कितने वर्गों में, भागों में बटा हुआ था वो कैसा था, इन सब चीज़ों के बारे में हमें जानकारी मिलती है। पुराणों में कुछ वंशों के नाम दिए गए हैं, जैसे हर्यक वंश, शिशुनाग वंश, नंद वंश, मौर्य वंश, शुंग, कण्व, आंध्र वंश, इनके बारे में भी हमें पुराणों में जानकारी मिलती है। क्योंकि पुराण तो अधिक प्राचीन नहीं है ना, पुराण तो कुछ दिन पहले पुराण लिखी गई है, कुछ सालों पहले, है ना। कुछ लगभग 500, 600, 700, 800 साल पहले पुराणों की रचना हुई है। तो हमें इसमें भी उस काल के बारे में जानकारियाँ जो है वो मिल जाती है। पुराणों में क्या कहा गया? अब जो नदी है जैसे यमुना, गंगा, ब्रह्मपुत्र, इन नदियों का जो उल्लेख है, नर्मदा माँ, नर्मदा पूजा करते हैं, यमुना माता, गंगा माँ, है कि नहीं, इनकी पूजा करते हैं। तो भी सब कुछ पुराण में दिया गया है, तभी तो पूजा करते हैं। इनका जो सोर्स है वो पुराण है। चलिए आगे बढ़ते हैं। संगम साहित्य, है ना। देखिए सबसे शुरुआती तमिल ग्रंथ संगम साहित्य, तो तमिल ग्रंथ है। तमिल मतलब तमिलनाडु, चेन्नई का इलाका, साउथ इंडिया। तो जब तमिल ग्रंथ पढ़ेंगे संगम साहित्य, तो हमें उस कालखंड में तमिलनाडु में, दक्षिण भारत में शासन कैसा था, राजा कैसे शासन करता था, समाज कैसा था, कितने वर्गों में बटा हुआ था, लोग कैसे करते थे, कृषि का समुदाय जो है किस में बटा हुआ था, लोग काम क्या करते थे, लोग खाना क्या खाते थे, इन सब चीज़ों के बारे में हमें जानकारी मिल जाता है कि नहीं। कहाँ से? तमिल संगम से। संगम साहित्य तमिल ग्रंथ जो है इससे मिलता है। तो इसे भी क्या है, इसमें साहित्यिक स्रोत है, लिखा हुआ है। ये लिखा हुआ किताब में पन्ने पलटेंगे, पढ़ेंगे आप, है कि नहीं। तो जो लिखा हुआ है वो साहित्यिक स्रोत है। फिर कविता है। अब भारतेंदु हरिश्चंद्र को पढ़ेंगे आप, नाम सुना है कि नहीं? भारतेंदु हरिश्चंद्र हिंदी के बहुत बड़े जो है वो कवि, लेखक और नाट्यकार हुए। उनको पढ़िएगा तो उस समय के बारे में जानकारी मिलेगी। तुलसीदास जी द्वारा लिखित चीज़ों को पढ़ेंगे तो उस कालखंड के बारे में जानकारी मिलेगी। कबीर को पढ़ेंगे तो उस समय के कालखंड के बारे में जानकारी मिलेगी। तो वह लिखा हुआ है, कबीर ने लिखा है, तुलसीदास ने लिखा है, रामायण भी लिखी गई है वाल्मीकि द्वारा, महाभारत भी वेद व्यास द्वारा लिखी गई है, वेद पुराण उपनिषद भी लिखे गए हैं। यही तो है। अब जीवन वृत्तांत, कविता और नाटक, बहुत सारे जीवन वृत्तांत लिखे गए हैं। क्या क्या लिखे गए जीवन वृत्तांत? देखिए यहाँ पे नाम भी दिया गया, खुद से पढ़ सकते हैं आप ये सब, है कि नहीं। अश्वघोष ने बुद्ध रचित सारिपुत्र, कृष्ण और सौंदरानंदन को लिखा। ठीक है। भास एक नाटककार थे, उसने पंचरात्र, दत्तावाक्य, बालचरित और स्वप्न वासवदत्ता लिखा। कालिदास ने भी लिखी। क्या लिखी? अभिज्ञान शाकुंतलम, बहुत ही फेमस है। ठीक है। मालविकाग्निमित्रम लिखा, विक्रमोर्वशीयम लिखा, और रघुवंशम, कुमार संभवम, ये सब किसने लिखा? कालिदास ने। मेघदूतम जैसे काव्य लिखे। तो इन काव्यों को पढ़िएगा, कहानियों को पढ़िएगा, कविताओं को पढ़िएगा, नाटक को पढ़िएगा, तो उस काल के बारे में जानकारी मिलेगी। यही कहना मैं चाह रहा हूं।
चलिए, नाटक इसमें सब कुछ आ गया। जैसे रामायण का होता है ना, राम कथा वगैरह, ठीक है। तो रामलीला में क्या नाटक करके दिखाते हैं, रावण वध होता है, राम जी का जन्म होता है कि नहीं। तो इससे हमें उस कालखंड में क्या था क्या नहीं था इसके बारे में जानकारी हमें जो है प्राप्त होती है। बौद्ध और जैन साहित्य मैंने पहले ही कहा, और अधिकांश, ध्यान दीजिएगा, अधिकांश बौद्ध और जैन साहित्य जो है ना वो पाली और प्राकृतिक भाषा में लिखी गई है। किस भाषा में? पाली और प्राकृतिक। अब जैन और बौद्ध के बारे में कुछ जान लीजिए। भारत में 9 दर्शन है, उस 9 में से 6 दर्शन जो है वो भगवान को मानते हैं और 3 दर्शन भगवान को नहीं मानते। इन 3 दर्शन में 2 तो यहीं पर है, बौद्ध और जैन। ये कोई भगवान को नहीं मानती, ये बुद्ध और महावीर को मानते हैं। नाम है भगवान बुद्ध, लेकिन भगवान नहीं थे, भगवान की ओर वो ले जा रहे थे, सत्य का रास्ता, सत्य का मार्ग। तो बौद्ध धर्म की जानकारी कहाँ से मिलती है? तो बौद्ध धर्म की जानकारी मिलती है त्रिपिटक से। कहाँ से? त्रिपिटक से। 3 टोकरी, 3 चीज़ों का समूह, त्रिपिटक, सुत्त पिटक, अभिधम पिटक, है ना। तो ये उस समय के क्या क्या था, उस समय राजा का जीवन कैसा था, जो भारत हमारा था वो कितने भागों में जो है बटा हुआ था। देखिए, है ना, यहाँ पर देखिए, त्रिपिटक में 3 किताब शामिल है, सुत्त पिटक, विनय पिटक, अभिधम्म पिटक। इन 3 किताब को हम लोग पढ़ते हैं तो क्या मिलता है? उस काल के बारे में जानकारियाँ मिलती है। शासन प्रशासन, अर्थव्यवस्था कैसी थी, राजाओं का शासन कैसा था, कृषक समाज, मजदूर वर्ग, महिलाओं का क्या था। तो इन सभी चीज़ों के बारे में हमें जानकारियाँ वहाँ से मिल जाती है। नियम क्या था नहीं था, समाज का नियम क्या था, उसके बारे में जानकारियाँ हमें मिलती है कि नहीं। देखिए, एक है थेरा गाथा, थेरावाद, ये बुद्ध का है। थेरावाद जो है ना ये बुद्ध का है। तो अभिधम पिटक जो है इसमें भी हमें थेरवाद के अनुसार बौद्ध दर्शन से संबंधित विषय है, इसके बारे में जानकारी हमें मिलती है। तो अलग अलग किताबों में अलग अलग जानकारियाँ दी हुई है उस काल के बारे में। तो जो इतिहासकार है, इतिहास लिखने वाले हैं, वो इन सभी चीज़ों का अध्ययन करके ही क्या करते हैं? लिखते हैं। उन्हें सभी चीज़ों का अध्ययन करना होता है। चलिए आगे देखिए, जैन साहित्य। तो जैन साहित्यों में भी जो है उनका साहित्य है, उनके नियम दिए गए हैं, उस दौर के, उस काल के राजाओं का वर्णन है कि राजाओं ने कैसे जो है धर्म को फैलाया। जैसे अशोक ने किसको फैलाया? किस धर्म को? बौद्ध धर्म को फैलाया। तो जैन धर्म में भी वही चीज़ दी हुई है। उस समय के शहर, नगर, गांव, समाज, जनपद, महाजनपद, समाज का संरचना, इन सब के बारे में जानकारियाँ दी हुई है। और एक बात देखिए, जैन धर्म जो है ना, इसमें दो जैन धर्म में 2 पंथ आ जाते हैं। एक आ जाता है क्या आपका? श्वेतांबर, जो देखिए सफ़ेद वस्त्र पहनते हैं, चाहे महिला हो या पुरुष। दूसरा दिगंबर, जो कपड़े ही नहीं पहनते, है ना, साधु। बौद्ध धर्म में बौद्ध भिक्षुओं का जानकारी मिलती है। अब पुरातत्व यानी वो तत्व जो पुराना हो, जो मिला हो आपको, ठीक है। देखिए, लिखा हुआ तो लिखा हुआ है कि नहीं, लेकिन जो जमीन खोद के मिले, पत्थरों में लिखा हुआ मिले, शिलालेख में मिले, वो है वास्तविक प्रमाण। वो क्या है? वो वास्तविक प्रमाण। तो क्या मिलता है? आप कहीं पर जमीन खोदते हैं तो क्या मिल जाता है जी? मूर्तियाँ, मिट्टी के बर्तन, हड्डियों के टुकड़े, घर के अवशेष, मंदिर के अवशेष, अनाज, सिक्के, मुहर, शिलालेख आदि के अवशेष मिलते हैं, और ये पुरातत्व में आते हैं। तो इन चीज़ों का अध्ययन होता है। कोई कंकाल मिला, कोई हड्डी मिली, उसका अध्ययन करते कितना साल प्राचीन है, कितना साल पुराना है। जैसे एक हड्डी मिला, उस हड्डी में क्या था? उस हड्डी का जांच किया गया, और जब उस हड्डी का जांच किया गया तो क्या मिला कि ये जो है किसी वैसे व्यक्ति का है, जो व्यक्ति क्या है? ये उस व्यक्ति का है जो 32 साल का है। यानी उस समय जब ये मरा था तो 32 साल का था, और चोट लगने, सर पे चोट लगने के कारण इसकी मृत्यु हुई थी। आई बात समझ में? क्लियर? इसमें कोई दिक्कत नहीं है समझने में। तो इसमें पूरा तत्व है। जमीन खोदा, हमें कुछ मिट्टी के बर्तन मिल गए, तो इससे में क्या मालूम चला कि उस समय के, उस काल के लोगों को मिट्टी के बर्तन बनाने आते थे। हमें सिक्के मिल गए, 2000 साल पुराने सिक्के मिल गए,
इससे क्या समझ में आपको आएगा कि उस काल के लोगों में क्या मुद्राएं, पैसे का प्रचलन था कि पैसा दो सामान लो, है कि नहीं, पैसा दो और सामान ले जाओ। तो ये पूरा तत्व में आते हैं। अब देखिए यहाँ पर कुछ सिक्के मिले हैं, है ना। तो जो सिक्के मिले हैं ये मौर्य काल के हैं। अब होता क्या है कि ये सिक्के मिले, अब इन सिक्कों का कार्बन डेटिंग होगा, इन सिक्कों की जांच की जाएगी। एक होता है कार्बन डेटिंग, पढ़ेंगे आगे, एक होता है पोटेशियम आर्गन डेटिंग। तो इन सभी चीज़ों का शोध करने के बाद मालूम चलता है कि ये सिक्के जो हैं किस काल के हैं। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि इसमें मौर्य साम्राज्य का क्या रहे, चिन्ह रहे, प्रतीक रहे, है कि नहीं। तो इससे हम लोग मालूम कर सकते हैं कि ये सिक्के उस काल के थे, उस दौर के थे। उसके बाद नीचे देखिए ये खुदाई किया गया है, कहाँ, पाटलिपुत्र में कुम्हरार। आप कभी अगर बनारस गए तो अभी सारनाथ है, और सारनाथ जाएंगे तो वहाँ का जो उत्खनन स्थल है जहाँ की खुदाई हुई है वो आप जा सकते हैं और देख सकते हैं कि कैसे ज़मीन के अंदर घर बने हुए हैं। अपने आँखों से आप देख सकते हैं, छू सकते हैं। ये प्रमाण है, ये पुरातत्व है कि नहीं। तो ये देखिए इस फोटो में दिखाया गया है कैसे जो है यहाँ पर क्या है, आपके जंगल को दिखा, मतलब काट के जो है वो यहाँ पे खुदाई हुई है, और खुदाई के उपरांत जो है आपको दिख रहे होंगे, है कि नहीं। चलिए अब आगे देखिए, सिक्के मतलब कॉइन। अभी भी सिक्के चलते हैं ना, 10 रुपये के, 20 रुपये के सिक्के, 5 रुपये के, 1 रुपये, 2 रुपये के सिक्के। तो उस समय भी सिक्कों का प्रचलन था। चूँकि मशीन नहीं आई थी तो नोट छापने वाला का कुछ वहाँ ऑप्शन था नहीं, तो सिक्का ही ऑप्शन था। पत्थर का युग था तो पत्थर के सिक्के थे, मिट्टी के सिक्के थे। मिट्टी के सिक्कों को क्या करते थे, मिट्टी के सिक्कों को जो है वो आग में पकाकर मजबूत बनाते थे। चांदी के सिक्के हुए बहुत बाद में, फिर सोने के सिक्के बहुत बाद में हुए, पहले तांबे के सिक्के हुए, ठीक है। उस चांदी के शीशे तक के सिक्के हुए थे, शीशे के भी सिक्के बनते थे। सोचिए, पकी मिट्टी के बने सिक्के भी हुए थे, जो कुषाण काल का जो है वो पाया जाता है, समझिए। तो इसे कहते हैं मोहर, इसे कहते हैं मोहर। तो सिक्कों के माध्यम से हम उस सभ्यता के बारे में जान सकते हैं। अब कहीं चांदी के सिक्के मिल गए, इसका मतलब क्या समझेंगे कि साम्राज्य बहुत समृद्ध था, राजा के पास बहुत पैसा था, चांदी का आविष्कार हो चुका था, चांदी का उत्खनन हो चुका था। कहीं पर पत्थर के, मान लीजिए पत्थर के तो नहीं, सिक्के मिले आपके मिट्टी के। तो मिट्टी के सिक्के जिस राज्य में मिले, जिस राज्य के बारे में मालूम चला, तो क्या पता कर सकते हैं कि उस राज्य में समृद्ध उतने नहीं होंगे, मिट्टी के थे भाई, प्राचीन था। मुगल काल में और उसके बाद सोने के सिक्के, जितना बड़ा महंगा सिक्का जो है उतना समृद्धशाली राज्य। तो सिक्के से भी आपको जो है वो जानकारी बहुत मिलता है, और सिक्के बहुत भारी मात्रा में मिलते हैं। जहाँ कहीं भी जो है वो खुदाई होती है ना, सिक्के मिलते हैं। लेकिन हड़प्पा उड़प्पा से सिक्का उक्का उतना नहीं मिला है, मिट्टी के मिले हैं, लेकिन सोने के चांदी के सिक्के जो है वो नहीं मिले हैं, है ना। और दूसरी बात देखिए क्या है, मैंने कहा ना सिक्कों में क्या होता है, सिक्कों में, सबसे पुराने सिक्कों में केवल चिन्ह थे, जो बाद में राजाओं देवताओं के साथ उनकी तिथियों और नामों का भी उल्लेख करते हैं। अभी अगर आप कहीं बैठे हैं और आपके जेब में सिक्का निकालिए, उस सिक्के में तारीख दी हुई है कि इस सिक्के को कब जो है लाया गया है। तो ये प्रचलन शुरू से है। उस समय के लोग भी सिक्के जब बनाते थे तो वहाँ पर डेट और राजा का फोटो लिखते थे, या राजा का जो चिन्ह है, राजकीय चिन्ह, वो लिखते थे। जैसे हमारे सिक्कों में भारत का राजकीय चिन्ह क्या है, वो 4 शेर, जो 3 का सर दिखता है, 1 का नहीं दिखता है ना, अशोक स्तंभ का, वो है। तो ये भारत सरकार का चिन्ह है, नहीं, भारत सरकार का ये सिक्का है। तो उसी प्रकार जब खुदाई होती है ना, तो जहाँ सिक्के मिलते हैं तो सिक्कों में या तो राजा का फोटो दिया रहेगा, या राजा का नाम दिया रहेगा, या राजा का चिन्ह दिया रहेगा, उसके राज का चिन्ह, और उसमें तारीख दी हुई होगी। तो उससे पता कर सकते हैं कि ये जो है वह कब बना है ये सिक्का और किस काल का है कि नहीं। अब जो मौर्योत्तर काल, मौर्य काल के बाद के सिक्के थे, सीसा का, पोटीन, तांबा, कांसा, चांदी, सोने के बने थे, और इन्हें बड़ी तादाद में जो है जारी किया गया था। और इससे क्या मालूम चलता है कि व्यापार बहुत होता था, बिजनेस बहुत हुआ करता था, क्योंकि हर राजाओं के अलग सिक्के थे कि नहीं। तो बंगाल का राजा का बंगाल अलग सिक्का था, उस समय तो पूरा भारत यूनाइट नहीं था ना। तो बंगाल का कोई राजा अगर गुजरात के राजा से व्यापार करेगा
तो सिक्कों का क्या होगा, आदान प्रदान होगा। तो यहाँ के सिक्के वहाँ मिले, वहाँ के सिक्के वहाँ मिले, तो मालूम चल गया हमें कि व्यापार हुआ। चलिए ये देखिए, ये सिक्का है, यह सोने के सिक्के जो है ये, और ये गुप्त काल का है। ठीक है, ये राजा चंद्रगुप्त प्रथम, ये गुप्त काल का सिक्का है। राजा का यहाँ पर जो है फोटो दिया गया है और कुछ कुछ सांकेतिक चिन्ह भी यहाँ पर जो है वो दिए गए हैं। अब आता है शिलालेख। शिलालेख का अर्थ होता है शिला मीन्स पत्थर, पत्थर पर कुछ लिखे गए हैं। ये पत्थर है, ठीक है, इस पत्थर पर कुछ कुछ लिखे गए हैं। उस समय के राजा के द्वारा यह लिखवाया गया था, है कि नहीं, ताकि उस काल के बारे में, उस राजा के बारे में लोगों को जानकारी मिले। वो शिलालेख है, इससे भी हमें उस काल की जानकारी मिलती है। अशोक ने बहुत शिलालेख लिखवाए हैं। अशोक काल का आप अध्ययन करेंगे तो मालूम चलेगा, बहुत लिखवाए हैं, है ना, क्योंकि लिपि का ज्ञान तो हो चुका था। कहाँ कहाँ पर लिखा है, दीवारों पर, मुहरों पर, तांबे की प्लेट पर, मंदिर की दीवारों पर, लकड़ी के टुकड़ों पर, पत्थर के खंभों पर, चट्टान की सतहों पर, ईंटों पर चित्र उकेरे गए हैं, कुछ लिखा गया है। प्राचीनतम शिलालेखों पर अंकित लिपि लगभग 2500 BCE की हड़प्पा लिपि है, जो अभी तक पढ़ी नहीं गई। यानी आज से लगभग 4,500 साल पहले, और आज तक ये रिकॉर्ड में है कि हड़प्पा की जो लिपि थी उसको आज तक कोई पढ़ नहीं पाया, डिकोड नहीं कर पाया। अगर वो लिपि हम पढ़ लिए कभी तो समझ लीजिएगा उस काल के बारे में हमें जानकारी और भी बहुत ज़्यादा मिल जाएगी, लेकिन वो लिपि दुर्भाग्य से हम लोग आज तक पढ़ नहीं पाए। सबसे पहले अशोक के शिलालेख पढ़े गए थे, जो पाली और प्राकृत भाषा में लिखे थे। तो सबसे पहला शिलालेख जो हमने पढ़ पाया वो अशोक कालीन शिलालेख था, है कि नहीं। चट्टानों पर लिखे गए थे, अशोक स्तंभ पर लिखे गए थे, और वो जो पढ़े गए ना वो भी अंग्रेज के द्वारा पढ़े गए। इनका नाम था 1837 में जेम्स प्रिंसेप, इसने सबसे पहले पढ़ा। सोचिए, हम भारत के लोग हैं, हम नहीं पढ़ पाए, एक विदेशी आके पढ़ के चला गया, है कि नहीं। वे बंगाल के ईस्ट इंडिया कंपनी में सिविल सेवक थे। अशोक के अधिकतर अभिलेख ब्राह्मी और खरोष्टी लिपि में है, लेकिन भाषा क्या है उसका, भाषा क्या है, प्राकृत या पाली, है ना। लिपि है ब्राह्मी और खरोष्टी, जैसे हिंदी लिखते हैं लेकिन लिपि क्या है, देवनागरी। भाषा हिंदी है लेकिन जब लिखते हैं लिपि वो देवनागरी है। उसी प्रकार आप देखिए, यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है जानना आप लोगों के लिए। अशोक के शिलालेखों की लिपि बहुत विकसित थी, लिखने का बहुत ज्ञान था, और यह माना जाता है कि लेखन कार्य उससे भी पहले से चलता आ रहा होगा। श्रीलंका के अनुराधापुरम की खुदाई में छोटे लेखों वाले बर्तन के टिकरे मिले, जिसे 4वीं शताब्दी BCE यानी मौर्य काल से पहले का माना जाता है। संस्कृत का पहला शिलालेख लगभग 1वीं शताब्दी BCE, सोचिए, संस्कृत का पहला शिलालेख लगभग 1वीं शताब्दी BCE फर्स्ट मिला। प्राकृत और संस्कृत के मिश्रण वाला प्रारंभिक अभिलेख, यानी संस्कृत भी है और प्राकृतिक मिक्स है, वो 5वीं शताब्दी में मिला, जिसके स्थान के बाद में शाही अभिलेखों की भाषा के रूप में संस्कृत ने ले लिया। पहले जो प्राकृत और पाली था ना, राजाओं की भाषा, वो संस्कृत ने ले लिया। पाली और प्राकृत लुप्त हो गई, संस्कृत ने अधिकार जमा लिया, है कि नहीं। और अशोक ने भगवान बुद्ध के बारे में बहुत कुछ लिखवाए हैं शिलालेख में, जैसे भगवान बुद्ध का जन्म कब हुआ, नहीं हुआ, इस सब के बारे में जो है वो हमें शिलालेख से मिल जाता है। चलिए आगे बढ़ेंगे। अब देखिए, प्रथम शताब्दी BCE से प्रथम शताब्दी CE के कलिंग, अशोक ने लड़ा था कलिंग का युद्ध। आज भी एक कलिंगा यूनिवर्सिटी है ना, कि राजा खारवेल के हाथी गुफा शिलालेख और गुप्त राजा समुद्रगुप्त के इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख आज भी हैं। कुछ शिलालेख बांध, जलाशय, टैंक और धर्मार्थ भोजन घर आदि के निर्माण को रिकॉर्ड करते हैं कि उस समय बना हुआ था, उस समय बांध का था, पोखर वगैरह, तालाब वगैरह, ये सब, है कि नहीं। अशोक ने जो है शिलालेख से मिलता है कि अशोक ने बहुत कुछ बनवाया था,
है ना। यात्रा जो यात्री करते हैं, यात्रा करते हैं यात्री, उनके लिए जो विश्राम गृह जो है अशोक ने बनवाए थे बहुत ज़्यादा। सड़क किनारे पेड़ लगाए थे, तरह तरह की चीज़ों का निर्माण किया था। ये सब हमें यहीं से मिलता है। अब अंत में है विदेशी वृत्तांत। विदेशी वृत्तांत यानी कोई व्यक्ति भारत आया पढ़ने के लिए, विदेशी है, भारत पढ़ने आया, या हो सकता है घूमने के लिए आया, या व्यापार करने आया, या सैनिक के रूप में आया, या आक्रमणकारी के रूप में आया, या राजा के राजदूत के रूप में आया, या तीर्थ यात्री के रूप में आया, या फिर मेहमान के रूप में आया, लेकिन भारत वो आया। भारत आया तो हर जगह देखा, घुमा और लिखा, उस काल के बारे में, उस पीरियड के बारे में लिखा कि उस समय का काल कैसा था। जैसे यूनान के लेखक सेंड्रोकोटस का उल्लेख करते, जिनके बारे में कहा जाता है कि वे एक युवा के रूप में सिकंदर से मिले थे, तो सिकंदर के बारे में उसने लिखा कि सिकंदर ऐसा था, वैसा था, इतना ताकतवर था, है कि नहीं। और सेंड्रोकोटस ने चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में भी लिखा। सबसे खूबसूरत बात यह है क्योंकि सिकंदर के समय का ही है ना समकालीन चंद्रगुप्त मौर्य, तो चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में, राजा पौरस के बारे में भी जो है वो लिखा गया। उसके बाद सेल्यूकस के दूत थे। सेल्यूकस कौन थे? सेल्यूकस थे सेनापति सिकंदर के, और सेल्यूकस के ही दूत थे कौन? मेगास्थनीज, जिसका उल्लेख मैंने पहले ही कह दिया आपको इस वीडियो में। उसने किताब लिखी इंडिका। उस इंडिका में चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में लिखा, उस काल के बारे में लिखा। तो इंडिका अगर हम पढ़ते हैं तो हमें उस काल के बारे में जानकारी मिलती है, क्योंकि वो लिखते हैं उस काल के बारे में कि कैसा था वो काल, वो पीरियड कैसा था। रोमन और ग्रीक यात्रियों के विवरण प्रारंभिक भारत में हिंद महासागर के व्यापार के बारे में लिखते हैं कि किस प्रकार का व्यापार हिंद महासागर से हुआ करता था। ठीक है। पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रीन सी और टोलेमी का जियोग्राफी, ये ग्रीक में लिखे गए दोनों ग्रंथ भारत के भूगोल के बारे में और भारत में हो रहे प्राचीन व्यापार के बारे में बताते हैं। स्ट्रैबो, एरियन, प्लिनी द एल्डर के शुरुआती यूनानी और लैटिन विवरणों में हमें भारतीय समुद्री व्यापार के बारे में मालूम चलता है। तो इस प्रकार से विदेशी वृत्तांत के बारे में हमें जानकारी मिलती है। अब चीन की भी बात करेंगे, है ना। चीन के यात्रियों ने भी भारत का दौरा किया समय समय पर। जैसे यहाँ पर देखिए फाहयान, ये कब आए थे? 399 से 414 के बीच में ये आए थे, ये भारत आए थे। तो भारत आए तो उसने लिखा, भारत के बारे में लिखा। उसके बाद हुएनसांग, इसका भी जिक्र मैंने पहले किया आपसे। हुएनसांग भी भारत आए थे और इसने जो है अपना घर छोड़ दिया और भारत में 10 साल तक रहे। 10 साल तक भारत को जाना और उस समय की काल, परिस्थिति, अर्थव्यवस्था, धर्म के बारे में लिखा, शिक्षा के बारे में लिखा, भारत के व्यापार के बारे में लिखा। ये हुएनसांग का जो है आपके सामने ये फोटो है। बौद्ध भिक्षु थे, है कि नहीं। अब देखिए, अब कुछ अरब के भी यात्री आए, अरब से भी आए, है ना। कौन कौन आए देखिए। सबसे पहले आए थे, सबसे प्रसिद्ध है अबू रिहान, ये आए। और अबू रिहान को ही हम लोग अल बरूनी के नाम से जानते हैं। ये तुर्क से आए थे, ये तुर्क से आए थे। तो ये आए तो क्या हुआ, साथ में ये लिखने लगे, भारत का अध्ययन करने लग गए, भारत को पढ़ा। और क्या लिखा? तहकीक हिंद। इसको पढ़ने के साथ हमें क्या मिलता है? भारत के लिपियों के बारे में जानकारी, उस समय के विज्ञान, भूगोल, ज्योतिष, खगोल विज्ञान, दर्शन, साहित्य, विश्वास, रीति रिवाज, धर्म, त्योहार, अनुष्ठान, सामाजिक मानदंड के बारे में जानकारी मिलती है। उसके बाद आता है अल बरूनी की रचना 11वीं शताब्दी में, भारत का एक मूल्यवान स्रोत है। हमें उस कालखंड के बारे में जानकारी मिलती है कि नहीं। उसके बाद फिर और यात्री आए, सुलेमान, इनका भी विवरण बहुत ही हमें जो है मिलता है, सुलेमान का। चलिए, तो इस तरीके से जो है इस अध्याय का, चैप्टर 1 का होता है अंत। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। चैनल पर अगर नए आए हैं आप तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए। साथ ही साथ ये भी आप जान लीजिए कि हमारा दूसरा चैनल इग्नू IQ इन्फो, जिसको अब तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जल्दी इसको भी सब्सक्राइब कर ले। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। तो मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।